नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण के बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक्चुअल में पोषण होता क्या है। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इस वजह से मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, उसको एक्सप्लेन करता हुआ मैं चलूँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन यानी पोषण के परिभाषा को जान लेते हैं। न्यूट्रिशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, पचाता है और आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक्चुअल में जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है यह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक कहने का मतलब ये जीवों के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं, इस वजह से इस प्रक्रिया को जैविक प्रक्रिया कहते हैं। अब जिसमें जीव मतलब कहने का ये हुआ कि कोई सा भी छोटे से छोटा जीव या बड़े से बड़ा जानवर, ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जितने भी जीव होते हैं वो खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं, यानी अंदर अपने मुंह में लेते हैं, ठीक है, और उसको पचाते हैं और आवश्यक मतलब उसके अंदर जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं और शोषित करके ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अब जीव यानी छोटे से छोटा जीव या बड़े से बड़ा जानवर, इंसान भी एक जानवर है, ठीक है। तो छोटे से छोटे जीव और बड़ा सा बड़ा जानवर को पोषण के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करा गया है, यानी क्लासिफाई करा गया है। पहला होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वैसे जानवर को कहते हैं या वैसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे, पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इस वजह से जितने भी प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बना लेते हैं। और दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं जिस प्रकार की न्यूट्रिशन, जिस प्रकार की पोषण लेते हैं उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? लेकिन वे जानवर जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ जो न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कोई शेर हो गया वो किसी और पे डिपेंड होता है, खरगोश हो गया किसी और पे डिपेंड होता है, जैसे घास फूस वगैरह पे डिपेंड होता है। तो ये जितने भी दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और जो न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, उस पोषण को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े। तो आपने जान लिया कि डिफिनेशन क्या होता है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी हेटेरोट्रोपिक पोषण क्या होता है। अब हम आगे जान लेते हैं दोस्तों, मानव में पोषण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। पोषण की प्रक्रिया मानव में, हालांकि दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ये ऑलमोस्ट सारे जीवों में होती है, लेकिन हम मानव पे लेकर के चल रहे हैं क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो कोई प्रोसेस स्किप कर देते हैं, लेकिन मानव को लेकर चलेंगे क्योंकि हम भी एक मानव हैं और हमारे बारे में अध्ययन करना हमें ही बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहला होता है इंजेशन। जो भी हम खाना या निवाला मुंह में लेते हैं तो भोजन को उठा करके मुंह यानी बक्कल कैविटी में रखना ही इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। अब हमने खाना को मुंह में ले लिया है, ठीक है। अब मुंह में लेने के बाद उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। मुंह में हम लेते ही डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि अमाइलेज जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज, वो किसका पाचन करने लगता है, स्टार्च का पाचन करने लगता है। कभी कभी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि जो भोजन का डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। अब खाना हमने माउथ में लिया यानी मुंह में लिया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। और इंजेशन होने के जस्ट तुरंत बाद क्या हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी दांत होती है उस खाने को कद्दूकस बना देती है, जिसे बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस।
अब बोलस क्या होता है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ओसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश होने के बाद वह स्टोमच यानी पेट में जाता है, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। हालांकि स्टमक यानी पेट में दोस्तों प्रोटीन का पाचन शुरू होने लगता है। फिर इसके बाद लीवर से स्रावित होने वाला बाइल जूस गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, वह क्या करता है, फैट का पाचन करता है हमारे छोटी आंत के डेडोनम वाले भाग में। अब डेडोनम वाले भाग तक डाइजेशन हो रहा होता है। फिर इसके बाद इधर जो पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। वह क्या करता है, कुछ विशेष हार्मोन्स स्रावित करता है, कुछ विशेष एंजाइम स्रावित करता है जो डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर। अब सारी चीजों का डाइजेशन हो चुका है दोस्तों। अब जो भोजन होता है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, भोजन को डाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके माइंड में आ रहा होगा, क्यों ना हम खाना खाते हैं और सारी एनर्जी ले लेते हैं अपने अंदर। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं, यानी जो भोजन हम खाते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में रहता है और वो टुकड़ा हमारे ब्लड में एंटर नहीं कर पाएगा। इस वजह से कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने की जो जरूरत होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यदि यह प्रॉपरली तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तभी यह हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा यानी अवशोषण होगा, अन्यथा यह एनस यानी गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज आपने जान लिया दोस्तों कि डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। डाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस फॉर्म में हम भोजन करते हैं उसका डाइजेशन यदि नहीं होगा तो वो हमारे ब्लड में इंटर नहीं होगा और ब्लड में पोषक तत्व एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इस वजह से डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो छोटी आंत के डेडोनम वाले भाग तक क्या हो चुका है, भोजन का डाइजेशन हो चुका है। अब भोजन के डाइजेशन के बाद बात आती है अवशोषण की। अवशोषण को इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो अवशोषण होता है दोस्तों वह स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले भाग से शुरू हो जाता है। अब अवशोषण को समझ लीजिए, ध्यान देना बिल्कुल। छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में ऐसे रोवर टाइप का संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। जब भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है तो विलाई क्या करती है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस भोजन में मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है। किसमें मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। और ब्लड क्या करता है, इसको पूरे बॉडी में पहुंचा देता है पोषक तत्वों को। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आपने समझ लिया, छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसके बाद उस ब्लड को सारे जगहों पे, सारे अंगों में भेजना पड़ता है क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता हमारे बॉडी के हर एक अंग को होगी। तो सारे अंगों में पोषक तत्वों को भेजना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। आगे बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं हर बॉडी में पहुंच चुके हैं। बॉडी में पहुंचने के बाद जो अनवांटेड फूड होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो खाना खाया, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है इंजेशन कहलाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े दोस्तों। अब हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उसका डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो पोषक तत्व है उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो गया। तो जो पोषक तत्व अवशोषण के दौरान प्राप्त होते हैं बॉडी को, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों के प्रकार। तो जो भी चीज हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर रोगों से लड़ने के लिए या फिर ऊर्जा के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब हम जान लेते हैं न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों के प्रकार। सबसे पहले बात करें तो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है
हमारे पोषक तत्वों में। दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जैसे लंबाई को बढ़ाना या मसल्स को डेवलप करना, ग्रेट खली जैसे बॉडी लाना, ये क्या करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, बहुत लोग जो जिम जाते हैं वो इसी का सेवन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। ठीक है। तीसरा होता है फैट। फैट क्या होता है? जब भी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टोर होने लगता है, और जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, वह होता है वसा। ये भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया, प्रोटीन के बारे में जान लिया, फैट के बारे में जान लिया। ये जो विटामिन होता है दोस्तों, अब आपने ये चीज़ सुना होगा कि विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? दोस्तों, विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो ऑलरेडी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में पाया जाता है, उसको डाइजेशन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं विटामिन, वो क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे शरीर के अंदर रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन बी कमी हो गई तो बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स रोग, विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला पोषक तत्व जिसे कहते हैं खनिज। खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स दोस्तों जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, तो ये भी हमारा एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। अगला बात करें तो जल यानी वाटर। दोस्तों, वाटर की बहुत ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है यह पानी पर ही डिपेंड होती है। जैसे ब्लड में पानी यानी प्लाज्मा में पानी, ठीक है, उसी प्रकार कोशिका में वैक्यूल्स में पानी इकट्ठा रहता है। ठीक है। तो हर एक कोशिका में पानी इकट्ठा रहता है, हर एक ब्लड में पानी रहता है, तो पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। यदि पानी की कमी हो गई दोस्तों तो ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। क्रमाकुंचन गति के लिए भी पानी की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगला है रेशा यानी फाइबर। जितने भी हम फल खाते हैं उनके अंदर फाइबर वगैरह पाया जाता है, जो कि पाचन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हो गए दोस्तों। इन सारे पोषक तत्वों को यदि हम लेते हैं, यानी जब भी हम खाना खाएं तो उसमें थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ी सी प्रोटीन हो, थोड़ी सी फैट हो, थोड़ी सी मिनरल्स हो, ठीक है, थोड़ी सी फाइबर हो, थोड़ी सी जल हो, तो ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये जो भोजन कहलाता है, जो डाइट कहलाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं संतुलित आहार। इसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। इन सारी चीज़ों का थोड़ी थोड़ी मात्रा जब हम लेते हैं अपने बॉडी में, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली तरीके से फंक्शन करती है और बिल्कुल हेल्दी रहती है। यदि किसी भी चीज़ की कमी हो गई या किसी भी चीज़ की अधिकता हो गई तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाती है। यहाँ तक क्लियर? और जब भी हमारे बॉडी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो मल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा तो वो गरीब के बच्चे जो होते हैं उनकी पीठ बहुत तोंद बाहर निकल जाती है, हाथ वगैरह सब सिकुड़े रहते हैं। ऐसे जैसे मैं डायग्राम से बताऊं तो इस तरह से बिल्कुल ही दुबले पतले रहेंगे लेकिन पेट निकला रहेगा। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर फैट वगैरह ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन वगैरह की कमी हो गई है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।